हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 7 इकाई 7 को युगपत समीकरण के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मेरी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कराया गया, एक एक बेसिक जानकारी को यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 3 है। यदि उनके अंकों को परस्पर बदल कर उसी संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले लिखोगे माना 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या माने? तो 2 अंकों की संख्या क्या हो, मान लें बेटा 10x + y, ये 2 अंकों की संख्या होती है, हमें याद रख लो। अब देखो 2 अंकों की संख्या ये, अब कह रहा है इनके अंकों का योग 3 है, मतलब ये अंक है, ये एक और ये अंक है, तो इनके अंकों का योग x + y = 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्वेश्चन में कह रहा है ना अंकों का योग इतना है। यदि अंकों को परस्पर बदल कर उसी संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। इस संख्या अंकों का योग बदल कर इसी संख्या से घटाओ, जैसे ये अंक है। देखो मेरी बात समझो, यदि अंकों को बदल कर, देखो अगर अंकों को बदलने पर जो संख्या मिलेगी वो होगी 10y + x होगी। बताओ क्यों? ये वाला इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, तो एक ये संख्या मिल गया। और उसी संख्या, कौन सी संख्या है? उसी संख्या मतलब वो 10x + y जो पहले वाली संख्या था, ये वो संख्या होगा। ये जो बदलने पे घटाने पर कितना मिलता है? तो पहले इस संख्या से घटाते हैं। 10x + y ये एक संख्या थी, इसके अंकों को पलट कर घटाने पर, भाई लिखा ना, यदि अंकों को पलट कर परस्पर बदल कर, अंकों को बदल कर उसी संख्या से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। तो मैंने देखो यहाँ क्या किया, ये संख्या को बदल दिया। देखो ये 10, ये x था, y था, y को x की जगह कर दिया, x को y की जगह कर दिया। अब हम उसी संख्या से घटा रहे हैं। 10y + x को घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो एक काम करो, पहले इसको थोड़ा इजी कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन करो। 10x + y - 10y - x = 27 होगा बच्चों। अब देखिए 10x में पहले x वाले के पास कर दो। देखो x के पास हो जाएगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन ना। देखिए 10x और ये -x, ठीक है, ये y वाला है ही है, +y - 10y = 27। अब घटाओ, 10 में से 1 जाएगा 9x, और इससे 10 में से 1 y जाएगा -9y, मतलब 9y = 27 बराबर क्या है? 27। अब हम ये सोच रहे हैं यहाँ से हम 9 कॉमन कर लें। जब 9 कॉमन कर लेंगे x - y हो जाएगा बराबर 27। अब 9 से भाग दे देंगे तो x - y = 27/9। और जब 9 से भाग दे दो कितना आएगा? 9 को 9 18 9 27, 3 आ गया। समीकरण 2 हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ने पे भी उतना आ रहा, घटाने पर भी उतना आ रहा ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। आइए, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो x + y बराबर, देखो क्या है, x + y बराबर 3 है, तो x - y बराबर भी 3 है। 3 है ना, देख लो जो कह रहा ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, 1 1 2x होगा बराबर 3 3 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई, 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। 2 एकम 2 तिहाई 3 आ जाएगा। क्या जाएगा? 3 आ जाएगा x की वैल्यू। अब इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो x का मान यहाँ रखेंगे 6 हो जाएगा। 6 + y = 3। भाई सॉरी 3 है x की वैल्यू। कितनी है बेटा? 3 है ना। देखो x का मान 3 है, 3 होगा। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? y = 3 - 3, तो y का मान 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू कितनी आई है? ये x की वैल्यू है, ये y वैल्यू है। अब संख्या रखेंगे, संख्या क्या था? 10x + y था ना। अब यहाँ मान रखो 10x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। 3 + y कितना? 0, तो 10 तिहाई 30 + 0, तो आंसर आ गया 30। तो मेरी संख्या जो होती बेटा, वो संख्या मेरी कितनी है? उस संख्या मेरी 30 है। ठीक है। अब देखो इनके अंकों का योग 3 है। देखो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो यही आएगा।
ना। अब कह रहा है अगर इसी संख्या को हम पलट दें, घटा दें, तो 30 से 3 जाएगा जब ना, तो 27 आएगा। सही, तो वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जो कह रहा है वो करके देख लो वेरीफाई ना। देखो ये संख्या है, वेरीफाई करने के लिए आप एक्स वाई मान यहाँ रख सकते हैं, या तो देखो मेरी कहने का मतलब है वेरीफाई कैसे करेंगे, आइए कर लेते हैं वेरीफाई। अब जो संख्या है ये ना, अब क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वो सुनो। कह रहा है इनके अंकों का योग 3 है, तो एक अंक ये है 3 है, अब ये क्या है दूसरा अंक 0 है, तब इनको जोड़ने देखो 3 आ रहा कि नहीं, अंकों का योग देखो आ गया ना 3, इसका मतलब जो कह रहा है वो सही है। अब उसके बाद देखिए कि कह रहा अब इनके अंक को पलट कर उसी संख्या पे घटाने पर, दूसरा वाला, ये तो पहला वेरिफिकेशन था। दूसरा देखो, अगर ये संख्या कौन सा हम घटा रहे हैं, पहले ये संख्या है, ये संख्या तो ये आई, यही है संख्या ये 30। अब 30 को घटा रहे हैं हम उसी संख्या को बदल कर, पलट कर 0-3। अच्छा बताओ, जब ये बताओ ये 30 और 0-3 का मतलब 3 होता है, 30 से 3 जाएगा कितना आएगा, 27 आएगा कि नहीं। जब घटाने पर 27 आ रहा है तो हाँ भाई आग भी 27 गया, मेरा वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस नंबर क्वेश्चन में। पहले इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर भिन्न 9/11 के बराबर हो जाता है। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो उसका मान 5/6 के बराबर हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो एक काम करो, माना भिन्न जो वो x/y है, ठीक है। जब x/y में देखो अंश और हर में 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो। भाई ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। अंश और हर में अगर 2 जोड़ दे तो उसका मान कितना हो जाता है, 9/11, 9/11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर 11x, 11 दूनी 22। अब 9 का इधर गुणा करेंगे, इसको उधर ले जाओ पहले, 9y+2, अब गुणा करो, ठीक है। जब इसका करेंगे 11x + 22 और 9 एकम 9x बराबर लगा देना 9y, 9 एकम 9y और 9 दूनी 18। अब एक काम करो, x वाला इधर ले आओ, 11x - 9y और 22 को उधर ले जाओ तो 18 - 22, तो ये हो जाएगा 11x - 9y। इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, समीकरण 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, आगे कह रहा है यदि 3 जोड़ दिया जाए तो इसका मान ये हो जाता है। 3 जोड़ते हैं अब ना, भिन्न कितना था, x/y था, इसमें 3 जोड़ दो, 3 ऊपर भी जोड़ दो, अंश में भी और 3 हर में भी जोड़ दो, तो उसका मान 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब इसका इधर गुणा करेंगे, देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो 6 लिख दो, गुणा मत करो भी, ठीक है। अब इसका जब इधर गुणा करेंगे उसके बाद देखो 5, ये इसका गुणा करेंगे तो y+3 ये होगा, बोलो। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6x होगा और 6 के बाद 6 3 18 ना। अब बराबर में 5 का y में गुणा करेंगे 5y होगा, 5 यहाँ 15 होगा, बोलो समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, x वाले y वाले एक तरफ कर लेंगे, मतलब वेरिएबल वाले, मतलब चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ। अब इधर इसको घटाएंगे तो आएगा 6x - 5y = -3, इक्वेशन 2 बन गया। अब इन दोनों को हल करना है, कैसे हल होगा, देखो बेटा ये 9 है, ये 5 है, ये 6, सब कुछ सेम नहीं है। समीकरण 1 में गुणा करो किसका, अब इनको सेम करना है ना, 5 का गुणा कर दो, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दो और उसके बाद हल करना है, और समीकरण 2 में प्लस करना, समीकरण 2 में 9 का गुणा कर दो, ठीक है। 1 में 5 का गुणा करो, एक ही 5 का गुणा करो, 11 × 5 = 55x, 11 × 9 = 99, नहीं 5 का गुणा कर रहा है ना, 5 × 9 = 45 y। फिर सुनो, 5 का गुणा किया है, इसमें एक में समीकरण इक्वेशन 1 में 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा करो, 11 × 5 = 55 और 5 का गुणा करना, 5 का गुणा 11 बार करोगे 55 आएगा, 5 × 9 = 45, तो 11 = अब इसमें कितने गुणा करेंगे 5 का, तो 5 × 4 = 20 और इसमें कितने का गुणा करेंगे बेटा, 2 में 9 का, 9 × 6 = 54x। अब इसका गुणा करेंगे 9 का, 9 × 5 = 45 y और 9 × 3 = 27, साइन बदल देंगे, माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज कर दो, जो भी साइन होगा उसका उल्टा कर दो। अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बोलो कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या? 55 से 54 जाएगा, केवल x बचेगा। अब 27 से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। इसे हम कहाँ समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इसको हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में पुट करो, यही है फर्स्ट। 11x की वैल्यू 7 है, 9y इज इक्वल टू -4 है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना। 11 सत्तर 77 गुणा कर रहे हैं, 11 सत्तर 77 -9y, ठीक है, इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा, अब ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 77 माइनस प्लस 4 9y आ जाएगा। बोलो अब 77 और 4 कितना होता है? अब जोड़ो इसको, 81 9y ना। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, 9 सॉरी y बचेगा। ठीक बेटा, y की वैल्यू क्या है? 9 9y 81, तो y की वैल्यू 9y। अब जो हमने भिन्न माना था, भिन्न क्या था? x बटे y था। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है? 7, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू जो है वो भी 9 आया, तो मेरा भिन्न, यही मेरा आंसर है। ये क्या है? आंसर है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या वेरिफिकेशन कह रहा है? अगर जो कह रहा था उसको करके देख लो। अगर 2 हम जोड़ते 9/11 हो रहा, 2 जोड़ो, 2 इसमें जोड़ोगे, वेरिफिकेशन कर लो। 7/9 है, 2 इसमें जोड़ो, 2 इसमें जोड़ो, 2, तो 7 2 9 और 9 2 11, 11 आ गया। देखो 9/11 आया कि नहीं आया? अब दूसरा वेरिफिकेशन कर लो, ये वेरिफिकेशन है, वेरीफाई, इसको बोलते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, अब दूसरा क्या है? फिर से वही लिखेंगे, 7/9। अब इस बार कितना जोड़ेंगे? 3, 3 ऊपर जोड़ेंगे, 3 नीचे, तो 7 7 3 10। बोलो बेटा, नहीं, क्वेश्चन में घटाने, अच्छा अब कह रहा है उसमें, अगर हम 1 मिनट देख लेना, इसमें कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे, 9 3 12 ना, 12 आपको काटेंगे ना, कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। देखो आया ना सॉल्व करने पे, 5/6, तो आ गया देखो 5/6। तो इससे आपके उत्तर भी जांच हो गए बच्चों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक बच्चों, और कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। आगे नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी है। यदि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए पिता की आयु ना, देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु x मान ले, x वर्ष है। देखो अब इसमें देखो 2 चर में भी लेके हल कर सकते हैं, 1 चर में भी हल कर सकते हैं। इसको आइए 1 चर में हल करते हैं, ठीक है। और पिता की आयु कितनी होगी? अब पिता की आयु देखिए 3 वर्ष, 3 गुनी होगी, मतलब 3x वर्ष हो जाएगी ना। ठीक है, 1 चर में इसको हल करेंगे ना, 1 चर में हम इसको हल कर रहे हैं, 2 चर में नहीं। 2 में कहोगे उसमें भी हल कर सकते हैं। कह रहा 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाए, अभी का है। अब लिखेंगे 12 वर्ष बाद, मेरी बात समझो, पहले लिखेंगे 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, बता सकते हैं आप लोग? जो भी अभी है उसमें 12 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। और 12 वर्ष बाद पिता की आयु अभी कितने वर्ष का है? अभी 3x साल का है, बाद में 12 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है, 12 वर्ष बढ़ जाएगा। अब इसके बाद समझिए मेरी बात, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम कह रहे हैं जो पिता है, अब जो पिता है, पिता की आयु वो 2 गुनी हो गई, किसकी आयु की? पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ऐसा ही कह रहा है ना। अच्छा, पिता की आयु कितना था? 3x + 12। पुत्र की आयु कितनी थी? x + 12। x वाले किनारे कर दो, 3x -x, और 1 मिनट ये 2 गुना भूल गए ना, 2 गुना, देखो ये लिख दिया, लेकिन ये 2 था, वो गुणा छूट गया, इधर लिख दे, पहले 2 का गुणा करो हैं, ये कितना होगा? +12,
12 है बेटा ये है। 2x 12×24 होगा। ठीक है, इसकी आयु हमने यहाँ लिख दिया, इसको आगे पीछे गुणे में कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। ये वाला 2 हो गया, अब ये 12 है। अब देखिए x वाले किनारे करो 3x - 2x, 12 को उधर ले जाओ 24 - 12, ये 12 उधर जाके माइनस हो गया। अब 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, बोलो बेटा, और 24 से 12 जाएगा तो 12 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x क्या था, ये था। अब क्या होगी, पुत्र की आयु जो है वो 12 साल है, आयु कितनी है 12 वर्ष है। तो पिता कितने साल का होगा, पिता की आयु 3 गुना है भाई, जो भी है 3 गुना, 3 गुणे x मतलब 12, 12 + 24 बात आई 36 वर्ष। पिता कितना है 36 वर्ष का। अब आइए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वेरीफाई। अब देखिए वेरीफाई सिंपल किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए जो भी है ये तो हो गया। अब देखिए कह रहा है पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर इसे पिता अपने पुत्र की 3 गुना है, बराबर आना चाहिए पुत्र के। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान। तो वर्तमान में जो पिता है वो कितने साल का, 36 साल का है। 3 गुणे ना, 3 गुनी कह रहा है ना। अब पुत्र कितने साल का, 12। अब देखो इक्वल आ रहा है, बात यहाँ 36, अगर इक्वल आ गया तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, उसके बाद हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में, देखिए C जो है ये सबके मान दिया गया ना, जो एंगल C है वो 2B है, अब ये इसके बराबर है। ठीक है, एंगल C को हम लिख सकते हैं 3B। ठीक है, और C को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्या, एंगल C जो है वो 2 एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, और एंगल B को भी इसके बराबर लिख सकते हैं ना। तब सभी कोणों के मान बताना, इतना बताना है ना। त्रिभुज है, आपको पता है, पहले ये समझिएगा मेरी बात। अब इसको भी इसके बराबर लिख सकते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर। एंगल जो 3 एंगल B है वो किसके बराबर होगा, 2 एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इतना तो आपको पता चल गया, 180 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसमें सबका मान रखो, अगर हम A प्लस B का मान रख दें यहाँ से तो C में आ जाएगा, B के बाद सबको C में बदल दो ना, C में बदल दें तो आराम से आ सकता है ना। एक काम करो, इसको अगर हम बटे में लेके चले जाए, तो यहाँ से एक मान निकलेगा, सुनो जो दिया है, एंगल C 2 एंगल A प्लस एंगल B। अब ये 2 बटे में चला जाएगा, एंगल C बटे 2, इसी तो यहाँ जब चला जाएगा तभी बचेगा एंगल A प्लस एंगल B, होगा कि नहीं, यही मान यहाँ रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में A प्लस B का मान रखें, मान रखने पर अगर ये मान रखते हैं तो समझिएगा मेरी बात, इसका मान A प्लस B का मान कितना है, एंगल C बटे 2 प्लस एंगल C बराबर 180। नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे हम ना, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा देखते रहिएगा। तो एलसीएम आएगा 2, इसका इधर गुणा होगा, केवल C आएगा एंगल, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 एंगल C हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 180। ठीक है, अब ये देखिए 2 एंगल और 1 C कितने हो जाएंगे, हमारे हिसाब से ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 3 एंगल C बटे 2 बराबर 180। तो एंगल C का मान आ जाएगा 180 गुणे 2 बटे 3। देखिए जो यहाँ बटे में है उधर गुणे में चला जाएगा, जो गुणे में वो बटे में आ जाएगा। अब एंगल C का मान 3 एकम 3 छक 18 गुणे 2, 3 एकम 3 छक 18। एंगल C का मान कितना होगा, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 हो जाएगा। बोलो, अब ये हो गया। अब इसी को अगर हम यहाँ रख देते हैं, इसमें एक और जो गिवन है उसको उठा लो, दिया है, देखो मेरी बात समझना, ये कहाँ से आया, ये दिया है, जिसे हम लोग गिवन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। एक और गिवन है, क्या है, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है,
एंगल सी जो है वो 3 एंगल बी के बराबर है। इसमें एंगल सी का मान रख दो, रख दें। एंगल सी का मान कितना है 120, 120 बराबर एंगल 3 एंगल बी। अब देखो 3 था ना, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 120 में 3 का अगर हम डिवाइड देंगे तो बराबर में एंगल बी बचेगा, तो भाग दे दो तो एंगल बी बराबर आ जाएगा, भाग दो इसका 3 चौक 12 40 डिग्री। तो ये क्या हो गया, बी का भी मान आ गया और ये इतना इसका भी मान आ गया। अब रह गई बात ए का। अब ए का मान निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ना बी और सी का मान रख दो, एंगल बी एंगल सी का मान रखने पर अगर मान रखते हैं तो क्या होगा ये देखते हैं। तो एंगल ए का मान नहीं पता है, एंगल बी का मान कितना है, एंगल बी का मान जो है 40 और एंगल सी का मान जो है 120 बराबर 180। तो एंगल ए प्लस 120 40 160 ना बराबर 180। अब एंगल ए बराबर 180 माइनस 160, तो एंगल ए बराबर 180 60 जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो एंगल में का मान 20 हो गया। अब वेरिफिकेशन करना है, तीनों को जोड़ने पे 180 आया, याद रखना तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। 20 40 60 और 120 180 वेरिफिकेशन भी हो गया। समझ में, तीनों कोड़ों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अगर तीनों कोड़ों को जोड़ने पे 180 आ जाए तो आपका आंसर सही है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रामू के पास, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है तथा कुल धन 75 रुपये तथा 1 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना। क्या लिखेंगे, माना रुपये 1 का x सिक्के हैं, x सिक्के हैं, ठीक, और रुपये 2 का y सिक्के हैं। कितने y सिक्के हैं। तो 1 रुपये का x सिक्के, y के 2। अब कह रहा उनके पास कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या ना, तो कुल जो सिक्के हैं, कुल जो सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या वो कितना है 50। तो एक काम करो, दोनों को जोड़ दो भाई, जो सिक्के जोड़ दो, x सिक्के और y सिक्के जोड़ने 50 होने चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन कुल धन जो है वो 75 रुपये है। तो कुल धन मतलब एक, देखो x के रुपये 1, देखो 1 में x का गुणा कर दो और y के जो सिक्के 2 है तो 2 का y में गुणा कर दो और आ गया 75। इसको लिख सकते हैं x + 2y = 75। इंटू हटा सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू हट जाएगा, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब दोनों को अगर लिख दो, पहले 2 लिख दो, x + 2y = 75 और नीचे क्या x + y = 50। अब दोनों को घटा देना, सबके साइन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर घटेगा कैसे, देखो प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से 1y गया, y आ गया, 75 से 50 गया, 25 आ गया। तो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, मेरी बात समझो, समीकरण 1 में रख रहे हैं। एक ये है x + y का मान 25 बराबर 50, तो x बराबर 50 माइनस 25 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25 ही आएगा। तो x और y दोनों 25 आ रहा है ना। अब देखो वेरिफिकेशन करना है ना, आइए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई मतलब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो क्या करना है मेरी बात समझो, पहले सिक्के कितने हैं, एक्स वाई है ना, कुल धन या किसी एक में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में लगते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। पहला वाला इक्वेशन क्या है, x + y है, x की वैल्यू 25 देख लो, y की वैल्यू 25, जोड़ने में कितना आना चाहिए 50, जो कि आ रहा है जोड़ने 50 आया कि नहीं। अब इक्वेशन 2 में देख लो, लेफ्ट हैंड उठाओ इक्वेशन 2 का, लेफ्ट हैंड क्या है
एक्स प्लस 2y, एक्स वैल्यू 25 प्लस 2 गुणे वाई वैल्यू 25। सॉल्व करो इसको। 25 प्लस 50 बराबर 75। आ गया कि नहीं भाई? इनको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा वेरिफिकेशन हो गया। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर तथा आयत की लंबाई और चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक काम करो, आयत का मतलब क्या होता है? माना आयत की, माना डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनेगा। देखो ये आयत है, लंबाई को एल मान लो, चौड़ाई को बी मान लो। माना आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर मान लो, या सेंटीमीटर है सेंटीमीटर मान सकते हैं, और चौड़ाई आयत की चौड़ाई भी मान ले रहे हैं सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखें, अगर हम फार्मूले को बहुत ध्यान देखिएगा, परिमाप, आयत का परिमाप का फार्मूला भी पता होना चाहिए ना। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना बच्चों? 50। परिमाप कितना है? 50, तो यहाँ 50 लिख दें। 50 बराबर 2l प्लस बी। 2 से कट कर दे रहे हैं, 50 में 2 का भाग दे देंगे तो l प्लस बी आएगा, तो कट करेंगे तो 25 आ जाएगा ना, l प्लस बी। तो l प्लस बी बराबर आ गया 25, समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का 4 गुना है, तो लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, 4 गुणे चौड़ाई, तो लंबाई l है, 4 चौड़ाई b है, तो एक ये बन गया है ना। इसको समीकरण 2 मान लो। तो अब लिखेंगे l का मान समीकरण 1 में रखने पर, l का मान समीकरण 1 में रखें। एक ये है, l का मान कितना है? 4b प्लस b बराबर 25। 4 और 1 5b बराबर 25। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 25/5। भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 25, 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो सही कर लो थोड़ा सा, भाग देने कितना आएगा? 5। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसको कहाँ रखें? b का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखें। 2 ये है, तो l बराबर 4 गुणे 5, तो 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर आ गया क्या इसका लंबाई। ये लंबाई 20 है, चौड़ाई इतनी है। अब इसी को सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अब वेरिफिकेशन करना चाहे वेरिफिकेशन भी हो सकता है। 50 आ रहा आंसर, यहाँ रखो। l का मान 20 और b का मान 5। 20 5 25 दूनी 50, सही है, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 60 अधिक है और दोनों कोणों का मान बताइए। हम आपको सबसे पहले बात बता दे रहे हैं, संपूरक का मतलब ये होता है कोण, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 आए। उन संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180। और कोटिपूरक कोण का योग, मेरी बात समझो, कोटिपूरक कोण का योग होता है 90। संपूरक कोण का योग, क्या कोण का योग जो होता है वो 180 होता है योग, समझ गए। और कोटिपूरक का योग कितना होता है? 90। इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, माना 2 संपूरक कोण x एंड y है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, जो छोटा कोण, अब इसमें पता नहीं कौन छोटा, एक को छोटा तो मानना पड़ेगा। देखो पहला वाला हमेशा छोटा होता है, दूसरा वाला हमेशा बड़ा होता है। तो तब y जो होगा वो छोटे कोण से 60 ज़्यादा होगा। छोटा कोण x है, उससे 60 ज़्यादा होगा।
समीकरण 2 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखते हैं मान, तब क्या आएगा बताइए। मान रखो इसमें x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस 60। भाई इसी में y का मान रखेंगे x पर। देखिए y का मान क्या है, x प्लस 60 यहाँ रख दिए बराबर 180। तो 2x प्लस 60 बराबर 180 हो गया। तो 2x बराबर 180 माइनस 60, तो 2x बराबर 180 से 60 जाएगा 120 आ जाएगा। अब समझिए, तो 2x का मान आ जाएगा 120/2, तो x की वैल्यू आ गया 60। कितना आ गया 60। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब ये आंसर आ गया। नहीं, अब इसको समीकरण A2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखें। 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो, ये है 2। तो y बराबर x का मान 60 प्लस 60, x का मान भी 60 है ना, कहीं गड़बड़ा रहा है, फिर से पकड़ो बेटा। 120, x की वैल्यू आ गई 60 ना, कहाँ रखे, हाँ 60। तो y का मान आ गया 120। कितना आ गया 120 आ गया। अब देखिए ये दोनों कोड़ों का, अब देखिए वेरिफिकेशन करना, तो इक्वेशन देखो इतना हो गया, वेरिफिकेशन कर लो। कैसे होगा वेरिफिकेशन, वेरीफाई, लेफ्ट हैंड उठाओ, इसका लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वाई, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 120 है। दोनों जब जोड़ेंगे हम तो 180 आ गया ना, इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया। मेरा आंसर भी आ गया बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। हमारे चैनल JMS टॉप क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों, अब 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है आदिति नदी की धारा के अनुकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है। शांत जल में आदिति की तैरने की चाल व नदी की धारा की चाल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, आइए देखते हैं। माना, क्या लिखेंगे, माना। हमने क्या माना, आइए देखते हैं। ठीक है, तो करने का हम इसका सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, बस ध्यान दीजिए। माना शांत जल में, कैसे जल में, देखो जल इसमें दिया है शांत जल में। माना शांत जल में आदिति की चाल x किलोमीटर पर आवर है, मान लिया हमने। इतना समझ में आया बेटा, ठीक। अब ये बताइए, ये किसमें, और नदी की चाल, और क्या है, नदी की चाल को मान ले रहे हैं हम y किलोमीटर पर आवर है ना। अब इसमें देखिए अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। तो एक काम करो, पहले आइए निकालते हैं अनुकूल। देखो अनुकूल में किसकी चाल, अब बात हुई आदिति की चाल ना। देखिए अभी शांत जल में थे, अब लिखेंगे अनुकूल में आदिति की चाल। अनुकूल मतलब भाई धारा, नदी के अनुकूल भी, मान किसके अनुकूल, नदी के, लिख सकते हो आप, नदी के अनुकूल लिख देना। नदी के अनुकूल में आदिति की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगा ना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और समय की बात हो रही है ना, समय कितना लगेगा, नदी के अनुकूल में आदिति को लगा समय, अनुकूल में जो आदिति ने चला उसमें समय कितना लगा, समय दिया है 2 घंटे। और सुनो, नदी के अनुकूल में दूरी कितना, दूरी वही रहेगी बेटा, दूरी नहीं, दूरी अनुकूल लो चाहे प्रतिकूल, आपका 12 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ये दूरी हो गई। अब मेरी बात समझो, अब हम इसमें लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब दूरी 12 किलोमीटर, चाल कितना था x प्लस वाई आदिति की चाल, और समय कितना लगा, और देखो कह रहा ना समय कितना लगा था 2 घंटे। अब हम 2 से अगर हम भाग दे दें, ओहो देखिए बहुत ध्यान देखना बेटा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 बराबर x प्लस वाई आएगा।
इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, या थोड़ा अच्छा कर दो x + y = 6 ऐसे लिख दो, समीकरण 1 हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखो, नदी के प्रतिकूल आदति अधिक प्रतिकूल में आदति की चाल। अब देखिए बेटा, चाल क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बताओ क्यों माइनस होगा? प्रतिकूल में देखिए बहाव भी तो होगा, उसको काटते हुए जाएगा, तो प्रतिकूल में हमेशा माइनस होता है। और आदति की देखो, तैर कौन रहा है? आदति तैर रही है, इसका मतलब ये नदी के से तेज तैरेगी, उसके पानी की बहने के तेज तैरेगी, तभी तो पार हो पाएगी। ठीक है, अगर कम तैरेगी तो नदी में बह जाएगी वो। तो इस वजह से आदति वाला ज़्यादा है और ये वाई कम है, मतलब यहाँ पर नदी की चाल कम है, आदति की चाल ज़्यादा है। इतना समझ में आया? किलोमीटर बराबर। और समय कितना लगा बेटा? भाई नदी के प्रतिकूल में आदति को लगा समय कितना लगा? समय यहाँ लगा, दिख रहा, प्रतिकूल में 3 घंटे लगे हैं, 3 घंटे। और दूरी कितनी थी? दूरी भी तो इसको लगा होगा, प्रतिकूल में दूरी कितना तय करना था? 12 किलोमीटर। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। कौन सा? देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। हाँ, दूरी कितना आदित्य ने तय किया? 12 किलोमीटर। चाल कितनी थी इस बार? x - y, भाई प्रतिकूल में। और समय कितना था? 3 घंटे लगे। अब 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 बराबर x - y। इसको हम लिख सकते हैं x - y = 4, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अगर हल करें तो समीकरण 1 कहाँ है? ये है, ये देखिए, ये समीकरण 1 है, इसको उठाओ, x + y = 6। ये समीकरण 2 है, x - y = 4। इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसमें करेंगे ना, ये प्लस माइनस काट देंगे, बोलो, कट गया। और 2x हो जाएगा, एक x 2x = 6 4 10 हो जाएगा ना। अब 2 से भाग देंगे, 2 पंचे, देखो 2 एकम 2 पंचे 10, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। बेटा इसको आप काट लेना, आपको काटने नहीं आता है ना। 2 से इसमें भाग दे दिए, देखो गुणे में इधर जाकर बटन चला जाएगा। जब 2 का भाग दोगे क्या आ जाएगा? भाई x का मान निकालोगे तो 10/2 नहीं आएगा, तो इसमें भाग देना 5 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखें। अगर समीकरण 1 में रखते हैं, एक ये है, ये देखो, इसका मान x का मान यहाँ 5 रख दे रहे हैं, तो 5 हो गया, प्लस y = 6। तो y का मान क्या आ जाएगा बेटा? 6 - 5, तो y की वैल्यू आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो y क्या था बेटा? y कितना था? अब देखिए आंसर जो आ गया, हम आंसर को लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए x का मान कितना था? 5, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी थी? 1, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो नदी की चाल कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नदी की चाल कितनी हो गई? 1 किलोमीटर पर आवर। और शांत जल में आदित्य की चाल कितनी हो गई? x मान, यही चीज़ नीचे लिखना था, आप लिख सकते हो। अगर इसे यहाँ ना लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, माना शांत जल में आदित्य की चाल 5 किलोमीटर पर आवर और नदी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर। ये तो आंसर आ गया, समझ में आया? एक आपका ये है और एक आपका ये है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से वीडियो को रोक कर नोट कर लें, फिर आगे की तरफ हम कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। ठीक बेटा, एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। परीक्षा में 50 प्रश्न, मेरी बात समझिएगा, परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए बेटा? परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 50। ठीक है, परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए? 50। अब कह रहा प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेगा तथा गलत पर 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब कटौती की जाएगी। एक छात्र ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, छात्र ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया, ये बताना है। तो आइए बच्चों, माना, अब देखिए जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मानना तो पड़ेगा। अब लिखेंगे माना। ठीक है, चलिए बच्चों, लिखा माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x है, संख्या बराबर x है। ठीक, और
गलत प्रश्नों की संख्या हम लोग मान ले रहे हैं y है। ठीक है, सही और गलत हो गया। अब इसके बाद समझिएगा, अब कुल कितने, देखिए मेरी बात समझिएगा, कुल कितने प्रश्न है? 50 है। मतलब अगर सही प्रश्न है और गलत प्रश्नों को जोड़े तो 50 है ना। समीकरण 1 कुल प्रश्न हो गए। ये क्या है? कुल प्रश्न हो गए हमारे। कुल प्रश्न 50 है तो गलत और सही को जोड़ने पे 50 आ जाएगा। अब आगे देखिए बेटा, ये तो हो गया। अब कह रहा है, देखिए सही पे कितने अंक मिलेंगे? प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलेंगे और गलत पे काट लिए जाएंगे। देखो 3 अंक सही, सही x है, 3 अंक सही और 1 अंक माइनस का मतलब गलत हो गया, 1 अंक गलत है। और इसके बाद ये इतना देखो, जो सही प्रश्न है वो 3 अंक दे रहा है और गलत वाला 1 अंक की कटौती, कटौती मतलब माइनस हो गया। और ये ऐसा करने पर उसको कितने अंक मिले हैं? 30 अंक मिले हैं। तो ये 30 हो गया बेटा। क्या हो गया? ये 30 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे ना, समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब देखिए फिर समझो, ये देखिए 3 सही है ना, तो 3 अंक मिले उसमें। वो 3 अंक जो जुड़ते हैं हमारे, अगर देखिए इसलिए प्लस में लिखा है और ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये कटौती की जाए। देखो लिखा ना कटौती, ये मिलेगा, मिलेगा मतलब प्लस, घटेगा मतलब माइनस, इतना समझना है। इसलिए इसको प्लस में लिखा है, इसको माइनस में। जब दोनों मेरे अंक मिले तो कितने मिले? 30 मिले। अब इसके बाद देखिए जब दोनों हल करेंगे तो x + y = 50 लिखेंगे और ये है 3x - y = 30 है। 1 का कहाँ गया बेटा? 1 का गुणा हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना। और जब इनको हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब किसी भी मेथड से आप हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिस्थापन विधि है ना, या जो भी है अपना विलोपन विधि अपना लगा सकते हैं इसमें। अब हम इसको जोड़ेंगे जब 3x और 1x कितने x? 4x, 50 30 80 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 80/4 और 4 का जब भाग देंगे तो 20 आ जाएगा मेरे। मतलब सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? आंसर यही है कि साथ में कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर दिया, मतलब 20। ठीक है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करना चाहते हैं। गलत प्रश्न को आ गया, अब इसको समीकरण 1 में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखें। अगर समीकरण 1 में रख देता है तब क्या होगा? समीकरण 1 ये है, x का मान कितना है? 20 है, तो यहाँ 20 रखवा दे रहे हैं, प्लस y बराबर, बराबर में कितना आएगा? 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 - 20, तो y की वैल्यू आ गई 30। ये आ गया जो हमारे गलत प्रश्नों की संख्या। अब लिखेंगे सही प्रश्न, सही प्रश्न की संख्या जो है वो है कितना? सही प्रश्न x, देखो x सही माना था तो 20 प्रश्न सही है और गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो है कितना? 30। ठीक है, अब वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो आप वेरीफाई। देखो 30 20 50 हो गया 50। और इसमें देखना, इसमें अगर इसमें रखना चाहो यहाँ भी रख के वेरीफाई कर सकते हो ना, या तो इसमें देख लो। देखो 3 अंक, देखो 3 अंक जो मिले सही का, अब वेरीफाई कर दे रहे हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके बाद? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड इसका उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड। देखो 3 अंक मिलेंगे, 3x - 1y ना, इसमें 3 अंक हमको मिले सही में, मैंने कितने? 20 प्रश्न सही कर दिया और कटौती किया, 1 नंबर काटेंगे अगर गलत होगा, तो कितने? 30 गलत हो गए। तो 20 3 60 अंक और काटें 30। अब देखिए जब 60 में 30 घटाएंगे 30 ही अंक प्राप्त होंगे ना, तो प्राप्त कितने अंक हुए थे? 30। इसका मतलब मेरे वेरीफाई हो गया ये अंदर। इसको हम बोलते हैं उत्तर की जाँच, उत्तर की जाँच। ठीक बच्चों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और लाइक करना मत भूलें। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रयागराज से वाराणसी के 2 टिकट तथा प्रयागराज से लखनऊ के 3 टिकट का कुल मूल्य जो है 600 रुपये है। प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट और प्रयागराज से लखनऊ का 1 टिकटों का मूल्य 150 रुपये है। तो बताइए बेटा प्रयागराज से लखनऊ के कितना किराया कितना है? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। माना प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट का मूल्य, 1 टिकट
का मूल्य x है, कितना है x रुपया। और दूसरा देखो, प्रयागराज से लखनऊ के एक टिकट का मूल्य y रुपया है। इतना समझ में आया? एक टिकट का मूल्य कितना है? y रुपये है। अब एक काम करो, इसका मतलब जब 2 टिकट इसके और 3 इसके लिए जाते हैं, जब 2 टिकट x का, x मतलब प्रयागराज से वाराणसी का लिया जाता है ना 2 टिकट, और 3 टिकट प्रयागराज से लखनऊ का लिया जाता है, 3 टिकट प्रयागराज से लखनऊ, y हो गया। देखो प्रयागराज से लखनऊ जो y है, इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे। अब दोनों को जोड़ने में कितने रुपए में देना पड़ा? 600 रुपये देना पड़ा। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में कह रहा एक टिकट वाराणसी, तो एक टिकट प्रयागराज से वाराणसी x है भाई, कितना x इसको माना था ना, इसी को x मान लिया है, इसको y माना था, तो इसका 1x और प्लस 1y 150 रुपये हमको देने पड़े, यही ना। अब दोनों को सॉल्व करो, समीकरण 1 में कितने का गुणा करें? 3 का कर दे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करें, गुणा करने पर आइए गुणा करते हैं। गुणा क्यों किया बता रहा, समीकरण 1 में ना करो, 2 में करो। समीकरण 2 में 3 का गुणा करो, 3x 3y और 3 का गुणा करोगे तो 45, 15 में तो 1 जीरो लगा दो, 450 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये समीकरण क्या हो गया, इसको समीकरण हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर अगर समीकरण 1 को उठाएं, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 600, और समीकरण ये वाला ये 3x प्लस 3y बराबर 450। साइन बदल दो सबका, जैसे साइन बदलेंगे हम सबका तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इसको घटाएंगे माइनस एक्स, इसको घटाएंगे तो माइनस का 150 आएगा ना, प्लस का आएगा भाई, माइनस वाला कम है, 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 150 रुपये। माइनस 150 रुपये हो गया भाई x की टिकट, माइनस में होता है मतलब। अब देखिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कंडीशन है, x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखो, 2 में रखें। अब 2 में क्या है, ये है ना, x की वैल्यू माइनस 150 है, प्लस 1y इज इक्वल टू 150। एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा, अब एक का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 150 माइनस इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपये। क्या आ गई, 300। अब देखिए, अब इसका मतलब समझो मेरी बात को, जो ये वाला मान आया है इसका, y की वैल्यू 300, मतलब प्रयागराज से लखनऊ की जो है वो कितना है, 300 रुपये भाड़ा हो गया। इसके हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन जैसा दिया था मैंने उस कैलकुलेशन के हिसाब से बताया है। और ये जो है ये माइनस 150 रुपये हो गया, माइनस 150 रुपये। इस हिसाब से देखा जाए इसका 0 होगा तो इसका 4.5 होगा ना। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई ना, वेरीफाई मतलब उत्तर की जांच, तो कैसे करेंगे उसके लिए देखिए क्वेश्चन है, प्रयागराज से बनारस की 2 टिकट लिया, 2 टिकट ले लिया, एक टिकट कितने का है, प्रयागराज से वाराणसी का एक टिकट एक माइनस 150 रुपये का है। ठीक है, प्लस और उसके बाद प्रयागराज से लखनऊ के 3 टिकट लिया, तो 3, अब एक टिकट कितने का था, 300 का, देख लो हैं। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना, इतना आना चाहिए, 600 आना चाहिए, माइनस 300 हो जाएगा, कैसे, 15 दूनी मतलब 150 दूनी 300, माइनस था माइनस, प्लस 3 त्रिका 900, अब 900 में 300 जाएगा, 600 आएगा, 600 रुपये आ गए बेटा। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, उसमें से कुछ धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा कुछ धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। उसे कुल
2600 वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है यदि वह यदि वह निवेशित धनराशियों को अदला बदली कर देता है तो उसे 80 रुपये अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होते हैं। तो भिन्न भिन्न धनराशि, ठीक बेटा, तो भिन्न भिन्न ब्याज की दरों पर कितनी कितनी धनराशि निवेश किया होगा। आइए बच्चों इस सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना 12% पर धन राशि, 12% पर निवेश धनराशि, क्या लिखेंगे, निवेश धन राशि को हम x मान ले, क्या x रुपये, x मान ले रहे हैं, और 10% पर निवेश धनराशि को हम y मान ले रहे हैं, कितना, y रुपये, ठीक है, इतना मान लिया है। अब इसके अनुसार देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते रहिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या है, साधारण ब्याज, शॉर्ट में लिख दें, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये पढ़ा है फार्मूला। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं इसे, मूलधन हमने कितना माना, यही मूलधन है, यही बेटा क्या है, मूलधन, मूलधन। देखिए 10% वाले का y है मूलधन, और इसका x है, तो यहाँ x हो गया, गुणे दर कितना है, देखिए 12% कह रहा है ना, 12 हो गया, समय वार्षिक मतलब 1 साल के लिए, बटे 100। इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 12x बटे 100 आएगा, कितना आएगा, 12 कम 12, 12x बटे 100 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा, फिर से लगाएंगे, ये तो पहला वाला कंडीशन हो गया। अब दूसरा वाला कंडीशन जो है 10% वाला, वो भी निकालते हैं। फिर से साधारण ब्याज वाला फार्मूला वही होगा, क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज पता नहीं है, मूलधन कितना है बेटा, इस बार y माना, देख लो y है, तो y हो गया, दर कितना है, 10 नहीं है, 10% है, हाँ 10% गुणे 1 बटे 100। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10, 10 y बटे 100 होगा। जब दोनों को इकट्ठा करता है, कुल मतलब जब दोनों को जोड़ता है, दोनों ब्याज को, कुल ब्याज, मेरी बात समझो, कुल ब्याज कितना है, 2600 रुपये है, कितना है, 2600 रुपये। तो देखिए मेरी बात, इसको आप रुपये को पहले भी लिख सकते हो, मेरी आदत है यहाँ लिखने का, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो कुल की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों जोड़ दो, दोनों कुल ब्याज इतना है, तो 12x बटे 100 प्लस 10y बटे 100 बराबर 2600 हो रहा आपका। जब ये तो जुड़ेगा नहीं, अब एलसीएम लेंगे 100 आएगा, यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 2600 हो जाएगा। अब यहाँ से 12x प्लस 10y की जो वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुणे में चला जाएगा, 2600 में 100 का गुणा करेंगे, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, भाई डिवाइड में है ये, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं, 2 से जब डिवाइड दे देंगे तो 2 से भाग लिखेंगे, 2 से भाग देने पर जब 2 से हम भाग देंगे, मेरी बात समझना, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 तिहाई 6, 1 2 3 4, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 4 जीरो लगा, जिसको समीकरण 1 मान लिया मैंने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, बताइए क्या, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया, इसमें एक गहरा बात यहाँ से देखिए, वह निवेश धनराशियों की अदला बदली कर देता है तो 80 रुपये और कमा लेता है, मतलब जितना ब्याज था, इसका कितना ब्याज था, 2600, 80 रुपये और कमा लेता है। अदला बदली का मतलब ये होगा, जहाँ x वहाँ y कर दो, जहाँ y यहाँ x, मतलब मूलधन चेंज कर दो। देखिए जैसे यहाँ x था, यहाँ y कर दो, यहाँ y। अब देखिए, अब कुल धन बदलने पर कुल ब्याज कितना हो रहा बेटा, कुल ब्याज जो भी बना था उसमें 80 रुपये एक्स्ट्रा बन जाएगा, देखो 80 प्लस हो जाएगा, कह रहा ना 80 रुपये अतिरिक्त हो जाता है, और भी है, तो बदलने पर बदल दो। अब पहले कितना था मेरा, 12x था, 12x ना, अब 12y हो जाएगा, प्लस अब इसमें कितना था, 10y था, तो इसमें 10x हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बदलने पर, क्या लिखा ये देखो, हमने यहाँ लिख दिया ना, बदलने पर, बदल दिया हमने ना।
अब बताइए बराबर 2680 हो गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम उतना ही आएगा, बोलो एलसीएम उतना ही आएगा, तो ये 12y प्लस 10x हो जाएगा बराबर 2680। अब ये चीज़ उधर जाएगा गुणे में, तो कितना हो जाएगा 12y प्लस 10x बराबर 2680, 2 जीरो हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 छंग 2 से भाग, 2 से देखो 2, यहाँ लिखो 2 से भाग देने पर 2 से भाग, फिर भाग देंगे तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 तीन 2 चौको 3 जीरो लगा दो, समीकरण 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हल करना है। हल करना है ना, कैसे हल करेंगे पहले समझो मेरी बात। समीकरण एक में देखो 5 है, समीकरण 1 में अगर हम 5 का गुणा इसमें कर दें, इसमें 6 का कर दें, समीकरण 1 में कितने गुणा करें बेटा, 5 का ना, करना ही तो पड़ेगा। समीकरण 1 में या तो 6 गुणा कर दो और समीकरण 2 में 5 का गुणा कर दो। 6 क्यों कर रहे हैं, जब इसको देखो ये 6 है, y इस मेरी बात समझो, इसमें y 6 है, इसमें 5 है, 6 किसमें कर देंगे, इसमें 5 कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। चलो करो, पहले समीकरण 1 में कितने गुणा करने के लिए कहा है, 6 का, समीकरण 2 में कितने गुणा करने के लिए कहा है, 5 का। करो 6 छंग 36x, 6 पंचे 30y, 13 छंग 78, 1 2 3 4 आया। अब हम इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 छक 30 y। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 5 25x। अब इसमें कितना 5 का करेंगे ना, 0 0 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 7 हासिल लगा 1, 5 कम 5 1 6। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबके साइन बदल के सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन बदल रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 36 से 25 जाएगा, 11x आएगा। अब इधर घटाएंगे 0 0 0, ये 0 है बेटा, 0 0 1 आएगा। और जब भाग देंगे 11 कम 11, तो ये 10,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपये। हमें y की वैल्यू भी निकालना है ना, तो एक काम करेंगे, लेकिन अब यहीं पर बता दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखना ही पड़ेगा x का मान। समीकरण 1 कहाँ है, ये है, देखो x गुणे 1 2 3 4, 10,000 प्लस 5y बराबर कितना है, 13,000। 1 2 3 13,000 है ना, 13,000 नहीं है, ज़्यादा है, 10,000। अब इसको घटाइए, अब देखिए ये 10,000 आया था, अब ये उधर जाएगा 6,000, कितना 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये 60,000। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये 5y ऐसे रहने दो, ये 13 और 4 जीरो भी है, 1,30,000 है ना। अब देखिए 60,000 उधर घटाएंगे, 1,30,000 है, इसे 60,000 माइनस करेंगे, कितना 60,000 माइनस करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा भाई, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5y माइनस कर दो बेटा, माइनस करो यहाँ पर, 0 0 0 0, 13 में से गया 70, कितना आएगा 70,000 आ गया। अब 5 से भाग दे दो, y का मान निकालना है ना। आइए यहाँ बता दे रहे हैं, 5y बराबर 70 दिया है, y का मान चाहिए तो 70, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 2 इधर जाएगा 20, 5 चौक 20, y वैल्यू आ गई 14,000 रुपये। कितना आ गया, 14,000 रुपये। इसका मतलब जो हमने यहाँ माना था, x की वैल्यू कितनी मानी थी, यहाँ रखो बेटा आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो x आया था वो 10,000 रुपये, x कितना था 10,000 रुपये आया है, y कितना आया है 14,000 रुपये आया है। ये समझो, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब देखा जाए, अगर हम 12% में 10,000 रुपये कमाए हैं और 10% में 14,000 रुपये जमा किए, तब जाकर मुझे इतना ब्याज मिला था 2,600 रुपये। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा किसी समय बाघों के अभयारण्य में बाघों एवं भ्रमण करने वाले आए व्यक्तियों के सिरों एवं टांकों की संख्या की गणना की गई है। गणना करने पर सिरों की कुल संख्या 78 है, 78 है।
तथा टांगों की कुल संख्या 264 पाई गई है। अभ्यारण्य में बाघों की संख्या तथा भ्रमण करने आए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, मेरी बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, बाघों की संख्या और भ्रमण करने वाले संख्या को पूछना। तुम लिखो माना बाघों की संख्या, कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, और भ्रमण करने वाले जो हैं, क्या है, भ्रमण की या भ्रमणों की संख्या y है। मेरी बात समझिएगा, y है। अब इस क्वेश्चन में ये समझो, सबसे अच्छी बात ये है इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों को देखो लिखा है ना 78 है कुल संख्या, कुल सिर। अच्छा, तो अब जितने सिर बाघ के हैं उतने भ्रमण के भी हैं, तो कुल सिरों की संख्या कितनी हो गई, 78। इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, कुल सिर जितने सिर हैं, जितने बाघ के होंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब टांग में अलग है, देखिए बाघ के 4 टांगें होती हैं, लेकिन भ्रमण करने वाले इंसानों की, देखिए कुल टांगों की संख्या दी है ना। देखिए मेरी बात समझिएगा, टांगों की कुल संख्या, देखो सिरों की कुल संख्या इतनी, टांगों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो बाघ है इसमें 4 टांग होंगे, यहाँ लिख दो टांगों की कुल संख्या, टांगों की कुल संख्या। अब देखिए बताइए टांग कितने होंगे, देखिए बाघ जो है, बाघ इसके कितने टांग है, 4 टांगे होती है, तो x का गुणा कर देना। और भ्रमण करने वाले जो ये इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं ना, तो व्यक्तियों की 2 टांगे होती है, तो और इनको जोड़ने पर कितना, कुल इनकी संख्या कितनी पाई गई है, 264, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे दें, अगर हम 2 से भाग दे देते हैं ना, या तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या करें, जैसे चाहो वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 2x 2y 2 8 16 86 लगा 1 2 7 14 1 15। अभी नीचे लिखिए 4x 2y 2 6 4। अब यहाँ पर देखिए साइन बदलना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए किसका टाइम, ऊपर वाले का साइन बदलना पड़ेगा, नीचे ही बदल दो। चलो प्लस माइनस कट गया, 4x में 2x जाएगा, माइनस का 2x आएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो ऐसे घटेगा, 264 ऊपर लिखना पड़ेगा, 156 नीचे ना। अब माइनस यही रहेगा, ऊपर वाला घटाओ, 14 में से 6 गया 8 आएगा, यहाँ बचा 5 में ये गया 0 और 1 में गया 1, और माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस 108 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसल, तो 2x बराबर 108, तो x का मान आ जाएगा 108/2। जब 2 का भाग देंगे 2 पंचे 10 2 चौको 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 64। x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। अब इसके बाद सवालों को हम सॉल्व करते हैं। अब इसकी देखो x की वैल्यू 64 आ गई ना, x का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखें, 1 में रखें। अगर हम 1 में रखते हैं, 1 कहाँ ये है, तो x का मान 54 है, 54 प्लस y बराबर 70, मतलब 78, तो y की वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 54, तो y की वैल्यू घटा दो बेटा, 8 से 4 गया 4, 5 से 7 से 5 गया 2, 24 आ गया y। इसका मतलब बाघों की संख्या कितनी हो गई, अब बताइए, बाघों की संख्या जो है वो है x का मान 54 बाघ है, और व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या अपना लिख लेना बेटा हिंदी में थोड़ा सही करके, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 24, ठीक है 24। अब ये आंसर सही है कि नहीं वेरीफाई करना, चाहे एक क्वेश्चन 1 ले लो चाहे 2 ले लो, उत्तर की जांच करा दें, उत्तर की जांच। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन का उठा लो, x प्लस वाई का उठा ले रहे हैं। x की वैल्यू कितना है 54, y की वैल्यू कितना है 24, 4 4 8 5 2 7, 78 आना चाहिए था, आ गया। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर ये ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशी ए और बी के मध्य हुए चुनाव में ए द्वारा प्राप्त कुल मत, ठीक है बेटा, ए द्वारा जो प्राप्त हुआ कुल मत, ठीक है,
ए के द्वारा प्राप्त कुल मत बी के को प्राप्त कुल मतों के दोगुने से 4 अधिक है। मेरी बात समझिएगा, दोगुने से 4 अधिक है। अब क्या कह रहा है, दोगुने से 40,000 है। बच्चों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रत्याशी ए तथा बी के मध्य या ए और बी के मध्य हुए चुनाव में ए के द्वारा, ठीक है, चुनाव में ए द्वारा प्राप्त कुल मतदान में वोट न डालने वाले मतदाताओं की संख्या के दोगुने के बराबर है। यदि ए के प्राप्त कुल मत बी के प्राप्त के कुल मतों के दोगुने से 40,000 अधिक है, तो यदि मतदाताओं की संख्या 18,000 है, तो ए ने कितने मत प्राप्त किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पहले समझिए। इसमें देखिए दिमाग अगर आपको लगाना है, तेज करना, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माना ए को वोट देने वाले, मतलब मत देने वाले, ए को मत देने वालों की संख्या हम x मान ले रहे हैं। कितने मान ले रहे हैं, x मान लिया। और b को मत देने वाले की संख्या हम y मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और मत ना देने वालों की संख्या भी तो निकालनी है ना। मत ना देने वालों की संख्या, मत ना देने वालों की संख्या, देखिए 18,000 लोग हैं कुल, देखिए लिखा ना, कुल मतदाताओं की संख्या 18,000। 18,000 में x और y घटा दो, जो दिए हैं, देखो x ये पाया है a और y ये पाया है, दोनों घटा देंगे, जो बचेगा वो ना देने वालों की संख्या हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाला, a को प्राप्त कुल संख्या कुल मत, a को प्राप्त कुल मत, देखो a को जो प्राप्त कुल मत है वो क्या कह रहा है, b को प्राप्त कुल मतों के दोगुने से ज़्यादा है ना। क्वेश्चन समझो, ना प्राप्त, देखो यहाँ पर देखो ए के द्वारा, पहले इसको देख लेते हैं। ए के द्वारा प्राप्त कुल मत ना, ए के द्वारा कितना प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ, पहला नंबर देख लेना। ए के द्वारा प्राप्त कुल मत कितना, x, तो x हो गया बराबर, और वोट ना डालने वाले मतदाताओं की संख्या के दोगुने के बराबर। ना डालने वाले इतने हैं, इतने, तो इसके दोगुना, 2 का गुणा कर दो, दोगुना के बराबर हो गया, ठीक है। x बराबर गुणा करो, 18 36, 1 2 3, ये 18 36, 3 जीरो लगा दो, 2x माइनस 2y, 2 का गुणा होगा, इनको इधर ले आओ, x इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36,000। अब इनको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 3 जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसका सुनो, अब ये वाला देखो, ये वाला हो गया। अब कह रहा है ए को प्राप्त कुल मत बी के प्राप्त, अब सुनो, ए को प्राप्त कुल मत कितना है, बहुत ध्यान देखना, ए को प्राप्त जो कुल मत है वो x है, भाई देखो लिखा ना, ए को प्राप्त मत x है, और बी को प्राप्त कुल मत कितने के दोगुने में, देखो बी को कितना प्राप्त हुआ था y, इसका दोगुना कर दो, बराबर लगा के दोगुना कर दो, और कह रहा है में 4,000 अधिक है, तो 4,000 जोड़ दो, समझ में आया। ए को प्राप्त कुल मत बी को प्राप्त कुल मत के दोगुने से 40 से अधिक है, तो बीच में बराबर लगा देना, तभी तो ए और बी की कंपेयर हो पाएगी। अब इधर आएगा x माइनस 2y बराबर 40,000, समीकरण 4,000, समीकरण 2, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 36,000, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, देखिए x माइनस 2y बराबर 4,000, मतलब 4,000। अब इसको अगर हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4x हो जाएगा, बराबर में इनको जोड़ेंगे 0 0 0, 6 4 10 के 0 हासिल लगाइए, तो 40,000 हो जाएगा। अब 4 से अगर हम भाग दे देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 40,000 बटे 4, 4 से भाग देने पे ये 10,000 हो जाएगा। ए को कितने मत मिले, 10,000। अब क्वेश्चन में क्या करा, ए ने कितने मत प्राप्त किए, ए ने 10,000 मत प्राप्त किए, ये तो आंसर हो गया। लेकिन अगर बी की बात पूछ ले, क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि बी ने कितने मत प्राप्त किए, ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ रखेंगे, 1 में, समीकरण 1 में मत रखो, 1 ही में रख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 कहाँ, ये है, रखो,
दो ये कि ये है ना, इसी में रख दो ए में। 3x 10,000 पाया था प्लस 2y 36 ना, इतना है, इतना है। अब ये 30,000 हो जाएगा। 2y बराबर 36,000। अब प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा, 2y बराबर हो जाएगा 36,000 माइनस 3,000 30,000। अब घटाएंगे जब तो 36,000 से 30,000 घटेगा तो 6,000 आएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 3,000। तो बेटा जो b ने मत प्राप्त किया, तो b ने 3,000, b ने मत जो प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया, 3,000 केवल। तो इस वजह से ये मत हार गया। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इसके बाद वाले एक्सरसाइज या तो जो हमारा बुक है, बुक के सलूशन भी वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ।